जोहर साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम मुसोलिनी ने किस तरह इटली को लोकतंत्र से तानाशाही तक पहुंचाया, उस पर बात करने जा रहे हैं। 1922 में बेनिटो मुसोलिनी इटली के प्रधानमंत्री बन चुका था, लेकिन एक सवाल आज भी इतिहासकारों को आकर्षित करता है कि अगर वह प्रधानमंत्री बन गया था तो फिर तानाशाह कब बना? क्या उसने संसद को उसी दिन भंग कर दिया था? क्या उसने उसी दिन संविधान खत्म कर दिया? नहीं, यही फांसीवाद का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। तानाशाही अक्सर एक झटके में नहीं आती, वह कानूनों के जरिए धीरे धीरे आती है। 1923 मुसोलिनी ने एसेर्बो लॉ पारित किया। इस कानून के अनुसार यदि कोई पार्टी लगभग 25% वोट प्राप्त कर ले तो उसे संसद की 2/3 सीटें मिल सकती थी। इतिहासकार स्टैन लेफिन लिखते हैं कि इस कानून ने चुनावी प्रतिस्पर्धा का संतुलन बदल दिया और सबसे बड़ी पार्टी को असाधारण लाभ दे दिया। अपने देश में एसआईआर में वैसे ही कुछ मकसद हासिल किया जा चुका है और रिजल्ट भी मैनिपुलेट मिले हैं। 1924 में चुनाव हुआ, लेकिन यह पूरी तरह स्वतंत्र वातावरण में नहीं हुआ। अब आता है ब्लैक शर्ट्स का टाइम। ब्लैक शर्ट्स विपक्षी उम्मीदवारों को धमका रहे थे। कई जगह हिंसा हुई, मतदाताओं पर दबाव बनाया गया। मुसोलिनी का गठबंधन भारी बहुमत से जीत गया। 2025 का देश का चुनाव में क्या कुछ हुआ, आप पिछले समाचार और वीडियो आदि में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर हुआ एक ऐसा अपराध जिसने इटली को बदल दिया। विपक्ष के नेता जियाकोमो मैटेओटी, उसने संसद में खड़े होकर आरोप लगाया कि चुनाव में हिंसा हुई है, धांधली हुई है, ब्लैक शर्ट्स ने लोगों को डराया है। सिर्फ 10 दिन बाद मैटेओटी का अपहरण कर लिया गया। कुछ दिनों बाद उनका शव मिला, उनकी हत्या कर दी गई। भारत में भी 2025 के चुनाव में हुई धांधली के व्यापक चर्चा विपक्ष के द्वारा उठाए गए थे, लेकिन चुनाव आयोग के कानों में जूं तक नहीं रेंगा। चुनाव आयोग कंप्रोमाइज्ड हो चुका था। इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद है कि हत्या का आदेश किस स्तर से आया, लेकिन इस बात पर व्यापक सहमति है कि इस घटना ने फांसीवादी शासन को गहरे संकट में डाल दिया था। मुसोलिनी का निर्णायक मोड़ 3 जनवरी 1925 को आया। मुसोलिनी संसद में खड़ा हुआ। उसने कहा, यदि फांसीवाद जिम्मेदार है तो जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहीं से लोकतंत्र का तेज़ी से समाप्ति शुरू हुआ। 1925-26 के फांसीवाद कानून, इतिहास में इन्हें कहा जाता है लेगी फैसिस्टिज्म, यानी अत्यंत फांसीवाद कानून। इन कानूनों ने इटली की राजनीति बदल दी। जैसे भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड आया, एसआईआर कराया जा रहा है, उसी तरह मुसोलिनी ने फांसीवादी लोगों को ही ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग राइट दिए। संसाधन सिर्फ उन्हीं के पार्टी को मिलते थे। अब देश में तो आप समझ रहे हैं, इसको मिला के देख लीजिए। प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी इटली में। सरकार ने कहा कोई भी अखबार सरकारी अनुमति के बिना संपादक नहीं रख सकता। आज देश में वही हालत है। क्या सरकार के विरोध कोई मीडिया हाउस बोल पाएगा या कोई भी संपादक रखा होगा? क्योंकि सब गोदी मीडिया है। इटली में उस समय सरकार आलोचनात्मक समाचार पत्र बंद करा सकती थी। जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री को देश में बंद किया गया था, जिसे कोर्ट के इंटरवेंशन से वापस बहाल करना पड़ा। तो मुसोलिनी ने सेंसरशिप बढ़ा दी थी। 1926 तक लगभग सभी विपक्षी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। खैर, देश में वैसी हालत अभी नहीं है। केवल नेशनलिस्ट फैसिस्ट पार्टी कानूनी रही। इटली में व्यवहार में एक दलीय राज्य बन गया। यहाँ तक पहुँचने में ब्लैक शर्ट्स की भूमिका महत्वपूर्ण थी। फांसीवादी विचारधारा का विरोध करने वालों को डराना, धमकाना इनका काम था। सरकार के विरुद्ध उठने वाली आवाज़ों को ये लोग मारपीट करके या तो शांत कराते थे या मार ही देते थे। सरकार को सवाल पूछने वालों की ये निगरानी करते थे, यानी जासूसी करते थे, और डरा कर रखने का काम ये लोग करते थे। और इस तरह फांसीवादी शासन को बिना रोक टोक चला रहे थे, जब तक कि लोग सत्ता के खिलाफ खड़ा होकर सत्ता को ही उखाड़ नहीं फेंका। दिल्ली में छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा है, वह भी सरकार, खासकर मोदी की छवि को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में फांसीवादी सोच क्या कहती है? फांसीवादी सोच कहती है कि प्रदर्शन को हिंसक बनाओ, छात्रों को डराओ, धमकाओ, नहीं मान रहे हैं तो मारो, पीटो, ताकि एक दलीय और एक सुप्रीम नेता की छवि को कोई नुकसान ना हो।
20 जुलाई के छात्र प्रदर्शन के दौरान गैर वर्दीधारी लोगों को दंगाइयों के रूप में उतारा गया। आप इन चेहरों से उन्हीं दंगाइयों को देख सकते हैं। ये सिविल कपड़ों में लाठी लिए हुए कुछ छात्रों को मारने पीटने का काम कर रहे थे। इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ। इसके उलट दिल्ली पुलिस का आधिकारिक बयान यह था कि दिख रहे लोग दिल्ली पुलिस के ही कर्मचारी थे, जिन्हें सादे कपड़ों में कानून व्यवस्था ड्यूटी पर लगाया गया था। पुलिस ने कहा कि ऐसी तैनाती असामान्य नहीं है। छात्रों का आरोप है कि इनको अमित शाह ने प्रदर्शन को हिंसक बनाने के लिए भेजा था। कुछ रिपोर्ट्स और अपोजिशन लीडर्स ने इसे स्टेट मशीनरी का सहयोग बताया। कील लगी लाठी का मामला सबसे गंभीर विवादों में एक रहा। आप इस फोटो में देख सकते हैं, छात्रों ने उस पुलिस वाले की चालाकी पकड़ ली। दिल्ली पुलिस और पीआईबी ने पहले कहा कि वीडियो प्रदर्शन का नहीं है, लेकिन अल्ट न्यूज़ ने वीडियो का मेटा डेटा, जियो लोकेशन और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर जांच प्रकाशित किया और निष्कर्ष निकाला कि वीडियो वास्तव में 20 जुलाई के प्रदर्शन का ही था। गर्व कीजिए कि आप फांसीवाद में जी रहे हैं। गर्व करने के बाद इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुना है देश की जनता ने ही उसे ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए चुना है। खैर, वापस मुसोलिनी पर आते हैं। उनके समय में निर्वाचित स्थानीय सरकारें समाप्त कर दी गई। नगर पालिकाओं के चुने हुए मेयरों की जगह सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी पोडेस्टा बिठाए गए। देश में गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्यपाल की भूमिका क्या है? वो स्टेट गवर्नमेंट को परेशानी तो करती है ताकि केंद्र की नीतियाँ लागू की जा सके, जबकि स्थानीय सरकारें अपने वादों और दावों के साथ बनती है तो पब्लिक के इंटरेस्ट की चीज़ें उनको लागू करनी है, ना कि मोदी की नीति। तो स्थानीय लोकतंत्र भी कमज़ोर हुआ वहाँ। 1926 में स्पेशल ट्रिब्यूनल फॉर डिफेंस ऑफ द स्टेट बनाया गया। इसका उद्देश्य था कि राज्य के कथित शत्रुओं के मामलों की सुनवाई। आप सोचिए, देश में पीएलएमए कोर्ट क्या है? यह वैसे ही विचारधारा के तहत विपक्षी पार्टी के लोगों को ईडी से परेशान करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। डराकर या तो भाजपा ज्वाइन करवाया जाता है या जेल भेजा जाता है। मुसोलिनी ने कुछ वर्षों बाद OVRA नाम की गुप्त पुलिस बनाई। इसका काम था निगरानी करना, फ़ोन सुनना, मुखबिर बनाना, विरोधियों की जानकारी जुटाना। और अपने भारत में पेगासस, उसी काम के लिए तो मोदी ने लगाई थी। RSS के लोग बाकी काम करते हैं जिसे इंटेलिजेंस का नाम दिया जाता है। क्या सरकार की आलोचना इटली में अपराध बन गई थी? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। बहुत लोग कहते हैं कि सरकार की आलोचना करना अपराध था। इतिहास की दृष्टि से अधिक सटीक बात यह है कि ऐसे कानून बनाए गए जिनके तहत राज्य विरोधी गतिविधि, फांसीवादी शासन का विरोध या शासन को कमज़ोर करने वाली गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई की जा सकती थी। व्यवहार में इनका उपयोग सरकार के आलोचकों, पत्रकारों और विपक्षी नेताओं के विरुद्ध व्यापक रूप से किया गया। क्या देश में आज ठीक ऐसी ही स्थिति नहीं है? तो अब समझिए कि इटली में लोकतंत्र खत्म कैसे हुआ। ध्यान दीजिए, मुसोलिनी ने पहले दिन यह नहीं कहा कि आज से लोकतंत्र खत्म। उसने कानून बदले, चुनाव बदले, प्रेस बदला, स्थानीय प्रशासन बदला, अदालतें बदली, फिर लोकतंत्र केवल नाम का रह गया। आज देश के लिए क्या इससे अलग स्थिति है? नहीं। इतिहासकार रॉबर्ट पैक्सटन लिखते हैं कि फांसीवाद केवल हिंसा नहीं है, यह राज्य और समाज का धीरे धीरे पुनर्गठन है, जहां संस्थाएं बनी रहती है लेकिन उनका चरित्र बदल जाता है। देश में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना उसी सोच का परिणाम है। तो इतिहास हमें सिखाता है कि लोकतंत्र का समापन केवल सैन्य तख्तापलट से नहीं होता। कई बार निर्वाचित सरकारें भी कानूनों, संस्थागत बदलाव और दमनकारी उपायों के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा और नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित कर सकती है। इतिहासकार इसी प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो अगले वीडियो में हम ब्लैक शर्ट्स कौन थे, क्या वे केवल राजनीतिक कार्यकर्ता थे या अर्धसैनिक संगठन? तो दूसरा, राजनीतिक हिंसा कैसे संगठित की गई? तीसरा, प्रेस, रेडियो और सिनेमा का उपयोग प्रचार के लिए कैसे हुआ? और कैसे व्यक्ति पूजा यानी कि कल्ट ऑफ एल्ड्यू से फांसीवाद शासन का केंद्रीय तत्व बन गई। इन पर हम जानकारी साझा करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।